नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया और इसी दौरान सीएम धामी ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 750 करोड़ का पैकेज मांगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठित एवं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों से युक्त राज्य है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन नेपाल से लगी हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा में राज्य पर सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विशेष समिति की रिपोर्ट आने के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इससे सभी धर्मों को मानने वाली महिलाओं की स्थिति में गुणवत्ता सुधार होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को एनसीसी से जोड़े जाने का अभियान गतिमान है। इसी प्रकार सीमाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के 10,000 सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्धसैनिकों एवं युवाओं को सीमा सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित कर उन्हें राज्य के सीमांत जिलों में तैनात किए जाने हेतु हम हिम प्रहरी योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें 5 करोड़ रुपए प्रतिमाह का सहयोग केंद्र सरकार से अपेक्षित है। तो भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार 72 करोड़ 2,10,000 के रिजर्व प्राइस पर भूमि हस्तांतरित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम और केंद्रीय मंत्री का जताया आभार। तो उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिली एचएमटी की जमीन। तो रानीबाग एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड को मिली। तो आपको बता दें कि लगातार ये चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है और आज आखिरी दिन है और इसका समापन हो जाएगा करीब 5 बजे। तो केंद्र सरकार से प्रतिमाह 5 करोड़ रुपए की सहायता अपेक्षित है, इसके यह बात जिक्र किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो सीएम धामी ने गृह मंत्रियों से तमाम तरह की बातें उत्तराखंड की सीमाओं को लेकर भी की। तो वहीं आपको बता दें कि 750 करोड़ की मांग भी पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रस्ताव भी रखा सामने। तो उत्तराखंड को आपदा राहत के लिए मिले हेलीकॉप्टर, इसका भी जिक्र किया। तो आज ये अंतिम दिन है, यानी कि दूसरा दिन है, जहां आज 5 बजे ये शिविर खत्म हो जाएगा। पहली बार इसका आयोजन हो रहा है जिसमें तमाम राज्यों के गृह मंत्री सम्मिलित हो रहे हैं। सीएम धामी ने गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में रखा उत्तराखंड का खाका। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात भी दोहराई कि किस तरह से लागू करना चाहिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। तो उत्तराखंड को आपदा राहत के लिए हेलीकॉप्टर भी मिले। तो सीमांत में पलायन रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना पर काम कर रहे हैं। तो हजारों पूर्व सैनिकों की सीमांत में तैनाती होगी, इसका भी जिक्र किया। तो केंद्र सरकार से प्रतिमाह 5 करोड़ रुपए की सहायता अपेक्षित की। तो ये वो खाका सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस शिविर में रखा। इसके साथ ही लगातार ये भी जिक्र किया किस तरह से सीमाएं जुड़ी हुई हैं। अधिकतर कई सारी ऐसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है सीमाओं के माध्यम से भी, जहां नेपाल की भी सीमा जुड़ी हुई है, चीन की भी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं और ज़्यादा जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई जानी चाहिए। और किस तरह से लगातार काम कर रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इसका खाका सामने रखा। तो सीमांत में पलायन रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना पर काम कर रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए ये चीजें बता रहे हैं कि क्या क्या बातें, प्रमुख बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस चिंतन शिविर में रखा। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और तमाम राज्यों के गृह मंत्री मौजूद हैं। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, फरीदाबाद में जिस तरह से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया और देखिए आज आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले जो प्रमुख बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रखी है इस चिंतन शिविर के दौरान, क्या कुछ खाका तैयार है, उत्तराखंड किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम कर रहा है, उसका जिक्र किया। इसके साथ ही साथ कई सारे प्रस्ताव भी सामने रखे।
जी, बिल्कुल। देखिए, जो देश के गृह मंत्री का शिविर कल से शुरू हुआ है हरियाणा में, उसमें आज प्रधानमंत्री का संबोधन था, जबकि कल गृह मंत्री स्वयं मौजूद थे। राज्य की ओर से बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग क्षेत्रों में जो उत्तराखंड कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से काम कर रहा है, इस पर चर्चा करने के साथ ही इस बात की भी जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए उत्तराखंड के सामने किस प्रकार की और कैसी चुनौतियां हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस आधुनिकीकरण, वाहन व कुछ अन्य मदों में केंद्र सरकार से 750 करोड़ रुपए के करीब के प्रस्ताव का एक नोट भी दिया है और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिहाज से जरूरी मानते हुए मांग की है कि राज्य सरकार को ये मदद मिलनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, हालांकि पूरे देश में जो औसत है उत्तराखंड पुलिस का बहुत बेहतर है रिकवरी के मामले में, अपराधों के अनावरण के मामले में, लेकिन और बेहतर संसाधन होने से पुलिस और बेहतर काम करेगी, ऐसी मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। ठीक है सुदीप, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। भारत सरकार ने एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी है। इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार रानीबाग और हल्द्वानी स्थित एचएमटी की 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को 72 करोड़ 2,10,000 रुपए की रिजर्व प्राइस पर हस्तांतरित की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एचएमटी की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन सरकार की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया गया है। तो उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिली एचएमटी की जमीन, तो रानीबाग एचएमटी में 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड को मिली है। तो भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने आदेश जारी कर यह जमीन उत्तराखंड को सौंप दी है। 72 करोड़ 2,10,000 के रिजर्व प्राइस पर भूमि हस्तांतरित हुआ है। तो उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने यह एचएमटी की जमीन सौंप दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, केंद्र सरकार के द्वारा एचएमटी की जमीन उत्तराखंड सरकार को सौंप दी गई है। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ी एक जमीन है, 45 एकड़ के करीब। और पूर्व में कभी जब एचएमटी घड़ी बहुत चलती थी, उस वक्त ये उद्योग मंत्रालय से उत्तराखंड में जब स्थापित हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे एचएमटी की स्थिति खराब होती गई, क्योंकि जो प्रोजेक्ट था वो फेल होने लगा। घड़ियों की बिक्री भी कम होने लगी। इसके बाद से एक बहुत बड़ी लैंड है जिस पर उत्तराखंड सरकार अपने उद्योग धंधे व दूसरे कामों के लिए इसकी मांग कर रही थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र में और केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष भी विषय उठाया था। तो कल इसकी आधिकारिक रूप से मंजूरी आ गई है। तो एक बार फिर से ये मुख्यमंत्री का अपना कुशल व्यवहार होने के साथ ही दिल्ली में उनकी मजबूत पकड़ है। जो 45 एकड़ बेशकीमती भूमि उत्तराखंड सरकार को मिली है, इससे उत्तराखंड सरकार की कई प्रकार की जरूरतें, विशेषकर उद्योग के क्षेत्र में राज्य सरकार को इतनी बड़े लैंड पार्सल से एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है आने वाले समय में। जी ठीक है सुदीप, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का धन्यवाद भी अदा किया। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिली है एचएमटी की जमीन, काफी बड़ी एकड़ में ये जमीन है जो अब उत्तराखंड सरकार को सौंप दी गई है। तो भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने यह आदेश जारी किया। चारधाम यात्रा को लेकर सरकारी दवाओं पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चारधाम यात्रा में बद इंतजामी को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। करण माहरा ने कहा कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि हकीकत ये है कि यात्रियों की संख्या से ये इजाफा कोरोना के बाद हुई यात्रा के चलते हुआ है। करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ धाम में यात्रियों के खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा। हेली कंपनी
कंपनियों ने यात्रियों से मनमाना किराया वसूला, कंफर्म टिकट एंड मौके पर कैंसिल कर नए सिरे से महंगे दामों पर टिकट बेचे गए हैं। करण माहरा ने आरोप लगाया कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं की भी मौत हुई है, लेकिन सरकार ने बदइंतजामी बढ़ने पर मौत के आंकड़े तक छुपाए। कुल मिलाकर सरकार की विफलता से पूरे देश में उत्तराखंड की छवि धूमिल हुई है। पर इसलिए है कि भाई बीच में कोरोना था, 2 साल तक लोग यात्रा में नहीं आ सके, इसलिए यात्रा का ज़्यादा लोगों का आना स्वाभाविक था। लेकिन केवल यात्रा में बम्पर कमाई कहना और बम्पर यात्रियों का आना कहने में इस बात को दबा देना कि आखिर में सरकार को मृत्यु के आंकड़े देने बंद करने पड़े। जब से राज्य बना है, इससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु कभी नहीं हुई। जो हमारी चारधाम यात्रा में बदइंतजामी थी, उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं है। पड़ाव में पानी नहीं था, पार्किंग नहीं थी, लोगों को बहुत असुविधा का सामना भी करना पड़ा। और आप ही लोगों की रिपोर्ट्स में था कि जब आ रहे थे लोग, तो उनको कई लोगों को दर्शन ही नहीं थे। इतने लंबे लंबे समय तक उनको रोका गया कि लोगों का पैसा खत्म हो गया और वो अपने घर जाने के लिए तक उनके पास पैसे नहीं थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होना, क्योंकि गंदे वेदर में कैसे परमिशन मिली। और ऑल वेदर रूट में एक्सीडेंटल प्रो जोन्स थे, जिसमें कई लोगों की हताहत होने की खबरें आई। और ऑक्सीजन, विपक्ष के और मीडिया के लगातार कहने के बाद भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल बहुत समय तक नहीं हुआ। कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ नहीं थे, कार्डियोलॉजिस्ट के नहीं होने से कई लोगों की मृत्यु हुई। तो सर्वाधिक मृत्यु होना इस चारधाम यात्रा में, ये भी एक रिकॉर्ड बना है, उसको भी याद रखना है। पर वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्राकृतिक खेती पर आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय सेमिनार के आयोजन के संबंध में कृषि सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम और कृषि निदेशक गौरी शंकर समेत अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार का प्राकृतिक खेती का पूरा फोकस है। गुजरात के राज्यपाल देवव्रत की भी प्राकृतिक खेती में अच्छी खासी रुचि है, इसीलिए आगामी 3 नवंबर को प्राकृतिक खेती को लेकर एक सेमिनार का आयोजन भी होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के राज्यपाल देवव्रत इस सेमिनार में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस सेमिनार में हिस्सा लेने वाले हैं। खेती हमारी परंपरागत खेती है और आज मोदी जी इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर से जहाँ जहाँ इसका प्रयोग हो रहा है, हमारा उत्पाद तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वो कम हो रही है। और दूसरा, उससे कैंसर जैसे रोग, हमारी जो तराई की बेल्ट में मैंने उस अध्ययन जो किया है उससे हो रहे हैं। तो हमारी सरकार का प्राकृतिक खेती पर विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री के निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। और गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, प्रोफेसर देवव्रत जो हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती में बहुत काम किया है, हम 3 तारीख को एक बहुत बड़ा किसानों का सम्मेलन यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के किसान यहाँ पर होंगे और उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल उसमें होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें होंगे, कुछ वैज्ञानिकों को और भारत सरकार के अधिकारी भी उसमें होंगे। और प्राकृतिक खेती को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसमें, और हम क्या कर सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर उसमें चर्चा होगी। हमने 2 सेशन में उस कार्यक्रम को रखा है। प्रथम सेशन में हमारे सारे अधिकारी वर्ग रहेंगे 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद सभी माननीय अतिथियों का, जिनका मैंने उल्लेख किया है, गवर्नर गुजरात, प्राकृतिक खेती। मसूरी में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ विभिन्न सड़कों का निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए ताकि सड़कों की स्थिति में जल्द सुधार किया जा सके। वहीं लापरवाह अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। एसडीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर सड़कों की मरम्मत करने के साथ अन्य खामियों को दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। एसडीएम ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि मसूरी में अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। जल्द ही सभी अवैध निर्माण चिन्हित कर लिए जाएंगे। जितनी भी सड़कें हैं उनका निरीक्षण कर लिया जाए और उसमें बरसात के बाद और उससे पहले भी जो काम चल रहे थे
वो काम किस स्थिति में है उनका जायजा ले लिया जाए। तो हम लोगों ने आज जो है मसूरी डाइवर्जन से मसूरी तक और मसूरी किताबघर से लेकर के कैंपटी फॉल रोड जहाँ तक हमारा जुडिक्शन है, और दूसरा फिर जो है ये जो हाथी पाँव वाला रोड है, इसका निरीक्षण अभी किया है। और इसमें मुख्य रूप से देखने में आ रहा है कि जो बरसात के बाद जो मलबा गिरा था, वो मलबा जो है सड़क के किनारे रख दिया गया। सड़क को ओपन तो कर दिया गया है, यातायात चल रहा है, लेकिन जो मलबा है, पत्थर हैं, वो सड़क के किनारे रखे गए हैं। और डंपिंग ज़ोन जो लोगों ने अपने निजी घरों का मलबा भी सड़कों के किनारे रखना, हम देख रहे हैं कि वो परंपरा भी यहाँ पे दिख रही है। उसको हम चिन्हित कर रहे हैं कि कौन लोग डाल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल के लिए जो पड़ गया है, उसको हमने संबंधित विभाग को कहा है कि इसको हटवाएँ। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए डकारने वाले 12वीं पास युवक को आखिरकार रुद्रपुर पुलिस ने यूपी के बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हुई लग्जरी कार भी बरामद हुई है। दरअसल रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि यूपी सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर यूपी निवासी सर्वेश यादव को अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर 50 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी अपने आप को यूपी सचिवालय में सचिव के पद पर तैनात होने की बात कह रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 12वीं पास है और पूर्व में ही वह लखनऊ से धोखाधड़ी करने के मामले में जेल जा चुका है। के इंसिडेंट कंप्लेंट्स को देखते हुए द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक साइबर अवेयरनेस के लिए साइबर सेफ्टी प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया है डीडीए पार्क सेक्टर 13 में। अभी हमने ये डिसाइड किया है कि इस देहरादून के बालावाला और आसपास के क्षेत्रों में करीब 1 महीने से दहशत फैलाने वाले मादा गुलदार को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। मादा गुलदार काफी समय से वन विभाग की रेस्क्यू टीम को छकाती रही, तो करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने एक व्यक्ति के स्टोर रूम में गुलदार को ट्रैकुलाइज कर पकड़ लिया। फिलहाल गुलदार को रायपुर वन रेंज में पशु चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया। आपको बता दें, गुलदार दिन के उजाले में ही कई बार आबादी क्षेत्र में लोगों को नजर आया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल था। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की थी। आज दिनांक 27 अक्टूबर को रायपुर रेंज मसूरी वन प्रभाग के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को रेस्क्यू किया गया। यह एक मादा गुलदार है जिसकी उम्र 1.5 से 2 वर्ष के बीच लगभग है। इसने नत्थूवाला, बालावाला, तुनवाला, शमशेरगढ़ आदि क्षेत्रों में पिछले काफ़ी दिनों से आतंक मचा रखा था, जिससे संबंधित क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान थी। हमने 1 सप्ताह से इसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे, जो आज हमें शमशेरगढ़ में मिली, तथा हमने इसको वहाँ मालसी जू के चिकित्सक की मदद से इसको रेस्क्यू किया, जो कि अब उनकी चिकित्सक की देखरेख में है तथा जल्द ही इसको हम जंगल में रिलीज। हरिद्वार जिले में बड़े पैमाने पर कोल्हुओं में गुड़ बनाने का काम शुरू हो चुका है और इन कोल्हुओं में गन्ने के रस को पकाने के लिए ईंधन की जगह प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वातावरण को दूषित कर रहा है और लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। हालांकि कोल्हुओं स्वामियों के पास गन्ने की पिराई के बाद निकलने वाली कोई ईंधन का बेहतर विकल्प है, लेकिन उसे सुखाने के झंझट से बचने के लिए और महंगे दामों में बेचने के लिए प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोल्हुओं से निकलने वाला काला धुआं आसपास के लोगों को बीमार बना रहा है और जिम्मेदार अधिकारी आंखें बंद किए हुए हैं। मीडिया के थ्रू तो इसमें हम एक टीम बना के भेजेंगे और इसमें पूरी जांच कराएंगे कि क्या मैटर है और उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें दंडात्मक होगी। ठीक है, मीडिया के थ्रू। हरिद्वार जिले का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो कार्यालय है वो रुड़की में स्थित है और उस कार्यालय की वानगी हमने दीपावली पर भी आपको दिखाई थी। दीपावली के समय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में लाखों रुपए के उपहार गिफ्ट के रूप में आ रहे थे, जिसमें देखा गया कि जो कंपनियां लगी है उनके स्वामी वहां पर गिफ्ट देने की लाइन लगाकर वहां पर अपने गिफ्ट दे रहे थे। हालांकि देखा गया है कि सरकारी कार्यालयों के अंदर गिफ्ट का आना प्रतिबंधित होता है। तो वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों पर अब जो कोल्हू है, चरखियाँ हैं, वो सवालिया निशान खड़ा कर रही है, क्योंकि इन दिनों गन्ने की फसल कटनी शुरू हो गई है और जो गन्ना कोल्हुओं में पहुंचता है उस गन्ने के रस को
पकाने के लिए जिस लकड़ी या खोई का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ अगर देखा जाए तो कोयलों में उस लकड़ी या खोई की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें देखा गया है कि जो पन्नी, प्लास्टिक और इत्यादि जो प्लास्टिक से बनी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर जलाई जा रही है, जिससे कि पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, जो कि हवा में घुलकर एक जहरीली गैस के रूप में ऑक्सीजन के जरिए लोगों तक पहुँचता है। तो उसी पर अब देखा जाए तो जो संबंधित विभाग है वह अपनी आंखें मूंदे बैठा है, और ये कोई पहला मामला नहीं, ये लगातार हर साल ऐसी ही तस्वीरें सामने निकल कर आती है, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से हमने आपको दीपावली के समय पर जो उपहार, जो गिफ्ट उस कार्यालय के अंदर आ रहे थे, हो सकता है कि जो कोल्लू स्वामी है वह भी बड़े बड़े उपहार, बड़े बड़े गिफ्ट देकर अपने कोल्लुओं में ये प्लास्टिक और रबड़ इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे हो। हालांकि अब देखना होगा हमारे इस खबर को दिखाए जाने के बाद किस तरह से जो संबंधित विभाग है वह जागता है। हालांकि देखा जाए तो जॉइंट मजिस्ट्रेट जो यहाँ पर अभी है, अभिनव साहा, उनका कहना है कि वे जल्द ही इस ओर ध्यान देंगे और कोई बड़ा एक्शन लेंगे। मैं सुनील पटेल, न्यूज़ ऑन इंडिया, रुड़की। वहीं मसूरी ओक ग्रोव स्कूल ने शुक्रवार को अपना 133वां वार्षिक खेल दिवस आयोजित किया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक रेल उत्तर रेलवे मुरादाबाद ने स्कूल मैदान में झंडा फहराकर समारोह का उद्घाटन किया और मार्च पास्ट का सलामी ली। मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो छात्रों के समग्र व्यक्तित्व के विकास में मदद करते हैं। का यह गर्व का कारण है, क्योंकि यह बड़े लंबे समय से रेलवे के प्रशासन के अंतर्गत चल रहा है और इस साल 133वां एथलेटिक मीट हम लोग मना रहे हैं। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी बच्चे और स्कूल के जितने स्टाफ और कर्मचारीगण हैं, सभी बहुत उत्साह के साथ इसका आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं। स्पोर्ट्स की महत्ता जो है वो कितने भी मोबाइल, कंप्यूटर या सारी आईटी के बावजूद अपने स्वास्थ्य के लिए स्पोर्ट्स की महत्ता अपने आप बनी रहेगी। स्पोर्ट्स का उद्देश्य बच्चों को अपने स्वस्थ जीवन लाइफस्टाइल और अपना स्वास्थ्य अच्छा मेंटेन करने के लिए और प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए इसमें और अपने उनके चरित्र के विकास के लिए बहुत ग्रोव अपना 133वां एनुअल एथलेटिक्स मीट यहाँ पर मना रहा है, इंटर हाउस एथलेटिक्स मीट, जो कि अपने आप में बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। क्योंकि पिछले 2 सालों से हम लोग जब कोरोना ग्रस्त था पूरा देश, तो उस समय एथलेटिक्स मीट नहीं हो पा रही। ऑनलाइन पढ़ाई तो हम लोग करवा पा रहे थे बच्चों को, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस बार मुझे ये बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि इस बार हमारे पूरा स्कूल फुल फ्लेजेड यहाँ पर रन कर रहा है और स्कूल के सारे ही बच्चे इसमें पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस मीट में पार्टिसिपेट। ओग्रोव में एडमिशन की पॉलिसी वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये वेबसाइट पर भी बहुत ही पारदर्शी रूप से उपलब्ध है। यहाँ पर सिर्फ मेरिट के आधार पर एडमिशन होते हैं और इस समय भी फॉर्म्स निकले हुए हैं। यदि स्थानीय लोग या बाहर से भी अगर लोग आना चाहें यहाँ पर, तो वो लोग अपना एडमिशन यहाँ पर उस ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट के माध्यम से कर। मसूरी में बाबा बुल्लेर शाह का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया, जहां सभी धर्मों के भक्तों ने बाबा के मजार पर चादर चढ़ाई और बाबा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मशहूर कव्वाल साजन घुंघरू वाले ने सर्वधर्म की कव्वाली सुनाकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया और इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे मसूरी का हर वर्ग का आदमी यहाँ सहयोग करता है, चाहे वो भंडारा हो या बाबा बुल्ले शाह जी का अपना आशीर्वाद के तौर पे सब करते हैं। पंजाब से यहाँ भंडारा देने आते हैं। हमारे जो रब साहब हैं उनके सहयोग से, मैडम अब देखती हैं अर्चना रब मैडम हैं, अकी रब सर है हमारे, उनके पूरे सहयोग से जो ये बाबा बुल्ले शाह का सबको, पूरे शहर को और सब देशवासियों को, सबको आशीर्वाद का वो करते हैं। यहाँ की पूरी जनता को बाबा बुल्ले शाह के उर्स के मुबारक मौके पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो उर्स मनाया जाता है बाबा बुल्ले शाह का, ये हर साल मनाया जाता है और यहाँ दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, देहरादून से लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगने। उनकी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं और बाहर के लोग यहाँ जो है भंडारा करते हैं। कोई यहाँ पे बिरयानी बनाता है, कोई जर्दा बना के देता है और कोई चाय का, नाश्ता पानी का इंतजाम करता है। और बाबा बुल्ले शाह की जो मजार पे मैं हर साल आता हूँ, हर उर्स में उनके आता हूँ
और मैं जो भी अपनी मन्नत मानता हूँ, मेरी मन्नत तो बाबा बुल्ले शाह की दुआ से पूरी होती है। और बाबा यह जो है, पहले तो ये बुजुर्ग हैं, मांगने देता तो है अल्लाह ताला, भगवान देता है, मगर इनकी दुआ में असर रहता है। इनके दुआ, इनसे हम जो है दुआ के लिए कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, तो अल्लाह ताला इनकी दुआ सुनता है। इसीलिए हम पहले इनके पास आते हैं, बाद में हम इनके लिए दुआ करते हैं, इनके लिए कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ के इनकी रूह को सवाब पहुँचाते हैं। कोरोना काल में किसी भी तरह की अपनी जो गतिविधियां रही, धार्मिक गतिविधियां, वो हल्के स्तर पर रही। और इस वर्ष 34वां बाबा बुल्ले शाह का ये जो उर्स है, ये बहुत ही मुबारक है और बहुत ही खुशियों से मनाया जा रहा है। और तमाम वर्ग के लोग इसमें आकर शामिल होकर, सब जाति धर्म के लोग आकर इसमें शामिल होकर अपना दर्शन कर रहे हैं, बाबा के चद्दर चढ़ा रहे हैं और बाबा से अच्छी भविष्य की कामना कर रहे हैं। क्या मानते हैं यहाँ पर ये भाईचारे का एक संदेश देता है बाबा बुल्ले शाह बहुत की? बड़ा बाबा बुल्ले शाह की जो मज़ार है और इनके दर्शन जो हैं, वो पूरी मसूरी के लिए भाईचारे का एक संदेश है। सभी धर्मों को एक साथ रहने की बात करते हैं और ये बात आज से नहीं, कई सालों से चल रही है, तभी आज 34वां उर्स मसूरी में मनाया जा रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।